हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग डेटा के टाइप पढ़े अपन ने ना, कौन कौन डेटा होते हैं, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, है ना, पैनल डाटा, पूल डाटा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन डाटा, अपन ने सब कुछ पढ़ा। फिर हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। अपन ने टर्म्स में पढ़ा, एक तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है। उसी टर्म में अपन आगे पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसको सी एफ बोलते हैं, वो क्या होता है। तो एक बार समझते हैं सी एफ क्या होता है ना, डेफिनेशन समझते हैं। हाँ, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, जिसको अपन सी एफ बोलते हैं। ये होती क्या, पहले एक बार समझते हैं, फिर इसको एग्जाम्पल समझेंगे ना। एक बार लिख लेते हैं क्या होती है। सी एफ इज द वैल्यू सी एफ इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी of that class and and the and their and and their previous class। तो प्रीवियस जगह लिख लो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग क्लास, ठीक। एक बार ठीक। सो so that the last CF gives the total frequency। इसके दो टाइप होते हैं ना निकालने के। एक पहला है लेस देन टाइप। समझेंगे अपन क्या क्या होता है, लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है ना। दूसरा है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप, ठीक। एक बार नोट करो, फिर समझते हैं क्या होता है एक एक करके। एक बार डेफिनेशन लिखो, फिर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें आपका पूरा हो जाएगा क्लियर कि सी एफ होती क्या है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं ना। एग्जांपल है, ठीक। मान लो अपने दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, रेंज में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25।
ठीक। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने पास 5, 10, 5, 20। ठीक। अब इसके दो टाइप थे ना, अपने पढ़ते हैं मोर देन और लेस देन, तो अपन लेस देन समझते हैं पहले। ठीक, पहले समझते हैं लेस देन, दूसरा इधर मोर देन। तो इसको पहले एक बार इसको काउंट करो, कितनी हो रही है पूरी? 5, 10, 15 है ना, 15 और 5 20, 20 और 20 40। ठीक, याद रखना एक बार 40 हो रही है ना। अब समझते हैं लेस देन में क्या होगा अपने, 10 से कम। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, 15 से कम, 15 से कम, 15 से कम कितने हैं? तीसरा 20 से कम कितने हैं? लास्ट में 25 से कम कितने हैं? ठीक, यहाँ इनकी सीएफ लिख देंगे ना। अब इसमें देखो मोर देन में क्या हो जाएगा, 10 से ज्यादा कितने? 10 से ज्यादा। ठीक, इधर 15, 15 से ज्यादा, 15 से ज्यादा कितने? इधर 20 से ज्यादा कितने? 20 से ज्यादा। और इधर 25 ज्यादा कितने है ना, 25 से ज्यादा वाले कितने? ठीक, अब दोनों का मेजर समझते हैं। इधर इसकी सीएफ निकाल लेंगे अपन, इसकी सीएफ आ जाएगी इधर है ना। ठीक, और समझते हैं इधर 10 से कम कितने? 10 से कम पे कितना आएगा? एक 5, सिर्फ एक ही है, 10 से कम तो एक ही है 5 वाला है ना। इधर 15 से कम कितने? 15 से कम में अपने ये 10 वाला ये आ जाएगा, 10 तो ये हो गए और ये 5 हो गए, कितने हो गए टोटल? 15। फिर 20 से कम कितने? 20 से कम एक तो ये 5 है, 10 है और ये 5 है, कितने हो गए टोटल? 20 हो गए ना। और 25 से कम कितने? 25 से कम सारे ही हैं, ये 20 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, सारे 25 से कम है ना। तो कितने हो गए? 20 और 5 25, 25 और 5 30 और 10 40, 40। ये थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे करो। यहाँ पे करो 20 से ज्यादा। ठीक, यहाँ पे करो 15 से ज्यादा, यहाँ पे 10 से ज्यादा और यहाँ पे 5 ज्यादा है ना। तो 20 से ज्यादा क्या है? सिर्फ एक ही है ना, 20, 20। ठीक, 15 ज्यादा कितना है? 15 ज्यादा एक 20 वाला है, 25 वाला दो है ना, 15, 20 और 5 25। ठीक, और इधर 10, 10 से ज्यादा कितने? 10, 5 15 और 20 35 हो गए। और 5 ज्यादा कितना है? 5 ज्यादा 40 है ना, पूरे ये पूरे ज्यादा है, 5 ज्यादा 40 हो गए टोटल। ठीक है, तो एक चीज देखो आप, ये 40 और ये 40 और ये 40 सेम ही है ना। मतलब अगर अपन लेस देन चल रहा है, लेस देन में जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना वो इसके इक्वल आएगी, टोटल के इक्वल आएगी। अगर ये आ रही है सेम आ रही है मतलब सही है अपना। और मोर देन में क्या होगा, इसकी ये जो लास्ट वाली वैल्यू टोटल है ना ये फर्स्ट में आ जाएगी अपने ना 40। तो मतलब इसका मतलब सारा अपना सही चल रहा है पूरा, यहाँ तक कैलकुलेशन है ना ये होती है। ठीक है, अपन ने एक चीज लिखी भी थी यहाँ पे, देखो शेप इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड द देयर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग क्लास। अभी देखो प्रीसीडिंग मतलब इसके पहले वाली, सक्सीडिंग मतलब बाद वाली। ये पहले वाली चल रही है, बाद वाली चल रही है ना। तो अपन लिखा क्या, सो दैट द लास्ट सी एफ गिव्स द टोटल फ्रिक्वेंसी। ये लास्ट सी एफ है, टोटल फ्रिक्वेंसी आएगी ना। ये लास्ट सी एफ है नीचे से, तो टोटल फ्रिक्वेंसी आएगी, दोनों इक्वल होगी, मतलब अपना पूरी कैलकुलेशन सही है अभी तक की है ना। ये तो क्या है, डाटा छोटा है, कई बार डाटा बड़ा आता है ना, तो उसमें बस ये देखना होता है कि जो लास्ट की वैल्यू है और ये वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है तो मतलब अपना पूरी कैलकुलेशन सही है वहां तक की है ना। मतलब अपन दोनों में से कोई भी निकाल सकता है, अपन को निकालनी लेस देन तो इसे निकाल लो, जरूरत नहीं दोनों निकालनी, दोनों में से एक चीज निकालनी होती है। जो आपको सही लगे वो निकालना, मेरे हिसाब से लेस देन वाले सब बेटर है, क्योंकि इसमें ना ऊपर से डायरेक्ट कैलकुलेशन चलती नीचे से, इसमें उल्टा चलता है तो उल्टे में तो दिक्कत होती है ना। तो ये सही है अपने हिसाब से। बस समझाने के लिए दोनों टाइप समझ में आ गया आपको कि मोर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। इसको नोट करो, किसने ये नोट नहीं किया तो ये भी नोट करो।
एक चीज को देखना, मोर देन में क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, 5, 15, 20, 40। लेस देन में क्या हो रहा है, घटता हो जा रहा है, 40, 35, 25 और 20। तो एक इनका कर्व बनता है, कर्व देखना, जैसे मान लो ये बनेगा लेस देन वाली का ना। लेस देन में क्या रहा, बढ़ता हो जा रहा था ना, मोर देन में घटता हुआ रहा था। ऐसे बढ़ता हो जाएगा, इसमें क्या होगा, घटता हुआ आएगा। ठीक, ऐसे इसमें बढ़ रहा है, इसमें घटता आ रहा है ना। ठीक, अब एक बार ये नोट कर लो। ये आती है अपने सीएफ काम आती है, अपन जब मीन वगैरह निकाल, मीन के अपन मीडिया निकालते हैं ना, मीडियन मोड, उसमें काम आती है इसकी कैलकुलेशन। वो अपने डिटेल में ज्यादा ये नहीं, पर अपन जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूला उसमें सीएफ की वैल्यू दे रखी होगी वहां पे, कि सीएफ ऐसा लिखा होगा कि सीएफ पे फॉर्मूले में ना। तो इसे निकालनी पड़ती है, बहुत लंबी होती है कैलकुलेशन। पूरी सीएफ निकालो, फिर फॉर्मूले के हिसाब से सीएफ में वैल्यू देखते हैं अपन, सारा कुछ समझेंगे अपन आगे। पर एक बार आप यहाँ पे समझो कि सीएफ निकालते कैसे है ना। अपन वहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे मीडियन का, जहाँ पर भी अपन उस चीज को क्लियर करेंगे ना। एक बार आप ये तो नोट करो। ये नोट करो, हो गया हो तो। यही है ना, लेस देन मतलब 10 से कम कितने अपने पास, 5 है। 15 ज्यादा कितने अपने पास, 20 ज्यादा कितने, और 25 ज्यादा कितने। निकाला कैसे अपन ने, पहले 5 लिखा, फिर 5 और 10 15 करा, फिर 15 और 5 20 किया, फिर 20 और 20 40 किया। इसमें क्या किया, 20 लिखा, 20 का 20, ये वाला 20 का 20, 20 में 5 ऐड किया 25, 25 में 10 ऐड किया 35, 35 में 5 ऐड किया 40। ऐसे इस तरह से निकाला अपन ने ना। ये अलग अलग है ना, याद रखना इसमें मैं। आया सिर्फ समझ में। जब लंबी होती है ना कैलकुलेशन, बड़ी होती है, तब बस अपन को एक ही चीज चेक करनी होती है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, मतलब अपनी पूरी कैलकुलेशन सही है अभी तक की, है ना, पूरी सही चल रही है। ये चेक करना होता है अपन को लास्ट में। एक ग्राफ एक बार बना लो ताकि आइडिया रहे आपको कि भाई लेस देन में बढ़ती हुई जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ऐसे लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में।
ये घटते हुए। हो गया। अब आगे समझते हैं अपन। टेंडेंसी, जिसको सीटी बोलते हैं। ठीक, ये होती क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू है, मतलब खूब सारा डाटा दे रखा है अपन को, देखो इस तरह से डाटा दे रखा है कुछ भी, 0 2 5 4, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की डाटा वैल्यू दे रखी है कुछ भी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इनमें से सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जो पूरी सीरीज को डिफाइन कर देगी। एक वैल्यू से अपन पूरी सीरीज का पूरे जो नंबर्स का पता लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। इसको अपन, जैसे मीन मोड मीडियन वगैरह आते हैं ना, मीन मोड मीडियन हो गए, क्वार्टाइल्स हो गए, ठीक है, मीन के टाइप है खूब सारे, सब पढ़ेंगे अपन, तो सब इसमें आते हैं ना। मतलब सिर्फ एक वैल्यू है जो पूरी सीरीज को बता सकती है ना। मान लो इसको अपन, इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्या होगा? आ, इसका मीडियन क्या है? जो वैल्यू बीच में आ रही हो। तो देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, 5 इधर 5 इधर, मतलब ये क्या होगी? ये मिड वैल्यू होगी, मीडियन। ऐसे मीन निकालते हैं, इसका निकालेंगे अपन, कैसे निकालते हैं? ये सब है ना, ये सब एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। तो अपन समझते हैं कि करके क्या होता है। देखिए सब, अपन समझते हैं सेंट्रल टेंडेंसी है ना। ये क्या होती है? अपन पढ़ा है, ये सिंगल वैल्यू है ना। सेंट्रल टेंडेंसी इज द सिंगल
value which describe the character of the whole series. ठीक, नोट करो इसको, वो अपन समझा था वही था, है ना। एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज को डिस्क्राइब कर देती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक बार ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। वही, टू गेट वन सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब द होल सीरीज। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नोट करो,
चले आगे। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो समझते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना। ठीक, क्या होते हैं वो, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आइडियल मेजर्स है ना, उसके जो सेंट्रल टेंडेंसी उसके लिए ना, कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए कि जो भी जो इसका मेजर है, जिस जो भी अपन वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो भी मेजर यूज कर रहे हैं, वो क्या हो, सिंपल हो है ना, रिजिडली डिफाइंड हो, एक तो इजी होना चाहिए ना, सिंपल होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, इट इज सिंपल एंड ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है अपने, कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए ना। आगे अपन समझेंगे कौन कौन से सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कौन से नहीं है। तो जो आइडियल मेजर है, जो अच्छा मेजर है, उसमें सारे कम से कम सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए ना, तब जाके वो एक आइडियल मेजर है। अगर कुछ भी कम है इनमें से, तो फिर उसमें थोड़ी थोड़ी मतलब दिक्कत होती है अपन को यूज करने में, है ना, वो बात है। ठीक है, इट शुड बी मतलब क्या इसका, ऑल ऑब्जर्व मतलब जितने भी सारी वैल्यू है ना, वो सारी वैल्यू का कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए उसमें, सारी वैल्यू को यूज करके ही एक मेजर निकलना चाहिए, मतलब एक मिड वैल्यू आनी चाहिए ना, जो सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, वो एक वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी उसको डिस्क्राइब कर सके, और सारी वैल्यू को यूज करके वैल्यू का आंसर बने अपना, वो चीज़ है ना। जब अपन मीन पढ़ते हैं ना, तो मीन में अपन क्या क्या होता है, सारी वैल्यू का एवरेज निकालते हैं ना, सबको जोड़ते हैं, फिर भाग देते हैं, उसके बाद वैल्यू निकलती है। तो सारी वैल्यू का यूज हुआ ना उसमें, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू भी यूज नहीं हो रही हो, सारी वैल्यू का रोल है उसमें ना, तो उसको बोलते हैं अपन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्या है, इट शुड बी एमनेबल टू एज फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब आगे जो अपन निकालना है वैल्यू, वो वैल्यू आगे किसी ना किसी चीज में काम आ सके। जैसे अपन टेस्ट वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी चीज यूज करें ना, तो उसमें उस वैल्यू का रोल हो, उसको अपन आगे यूज कर सके। ठीक है, कड़ी क्या है, इट मतलब क्या, सिंपल सी बात, इस लाइन का सिंपल सी बात है कि इसको अपन आगे यूज कर सके किसी और चीज में ना, कुछ और उसमें चेंजेस कर सके, मतलब किसी और डेटा में इसको यूज कर सकें, कुछ टेस्ट में इसको यूज कर सकें, कैसे भी इस वैल्यू को अपन आगे काम ले सकें, है ना, मतलब इसमें वो चीज करने की क्षमता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इट शुड बी एमनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हिंदी में कुछ गणितीय विस्तार ऐसा कुछ बोलते हैं, गणितीय विजन पता नहीं, कुछ हिंदी में ऐसा बोलते हैं उसको, है ना। ठीक, और एक क्या, एक होता है कि अपन सैंपल ले रहे हैं ना, सैंपल का अपन क्या मेथड है अपना, उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि अपने सैंपलिंग किस मेथड से लिए, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। तो इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय, ठीक, वही मतलब सैंपलिंग से, सैंपलिंग के टाइप पे, सैंपलिंग के जो मेथड है उससे उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कुल मिला के बात है ना। और एक को लिख लेना, यहीं लिख लेते हैं। पांचवा क्या है,
हिंदी में बोलो उसको, तो इंग्लिश में क्या है, इट शुड बी लेस या लीस्ट अफेक्टेड बाय, है ना। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब चरम चरम जो चरम मूल्य है ना, उसका प्रभाव कम होना चाहिए इस पे। मतलब क्या, कि मतलब जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना उनका, कोई अपन ने वाला 1 2 3 4 डायरेक्ट अपन ने 50 ले लिया, तो उस चीज़ का जैसे एग्जांपल समझ लो, ये 1 2 3 4, फिर अपन ने 50 डायरेक्ट ले लिया, तो 50 की वजह से इसका जो मिड, जिसका मिड वैल्यू आएगी, जो इसका एवरेज आएगा, मीन आएगा, वो 50 पे डिपेंड करेगा, है ना। तो 50 ने इसको पूरी वैल्यू को अफेक्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि एक तो 1 2 3 4 था, 4 था, डायरेक्ट 50 पे आ गया। तो एवरेज निकालने कितना आएगा इसका, 54 और 3, 57, 57 और 3, 60 60 बाय 5, तो आ जाएगा 12 12 5 60, है ना। तो मतलब एक 50 में कितने वैल्यू का डिफरेंस आ गया, 12 और 4 में क्या डिफरेंस, इससे करके, है ना। तो वो हो गया ऐसा करके, ठीक। तो वही बात है, मतलब एक चरम 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 जो मूल्य है उनकी वजह से इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस पे ना, ज्यादा ज्यादा, कम से कम प्रभाव पड़े। तो ये आइडियल मेजर होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसके, इट शुड बी सिंपल एंड डिफाइंड, ये बहुत आसानी होनी चाहिए इसकी, एक तो इसकी गणना करने में आसानी होनी चाहिए, सीधी सी बात है अपने। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए ना, सारे ऑब्जर्वेशन में काम लेना चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। एक होता है इट शुड बी एनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक होता है वो गणितीय विस्तार, कुछ बोलते हैं गणितीय ट्रीटमेंट में, इसको आगे काम में ले सके अपन, है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का अपने जो मेथड यूज किया उससे इस पर लीस्ट अफेक्ट होना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस पर, ठीक है। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्य का कम से कम न्यूनतम प्रभाव हो इस पर ना, कम से कम प्रभाव हो। सैम्पलिंग का मतलब क्या है, मान लो अपन ने एक पॉपुलेशन है, अपन ने इस तरह डाटा लिया, इस तरह से लिया, इस जगह से लिया, कहीं से भी लिया, उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसमें, मतलब पूरा एक तरह से सब जगह से ले तो अपना आंसर वही आया ना, वो चीज़ है। नोट करो इसको। देखिए टाइप्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना। नोट करो, इसके टाइप से अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, टाइप क्या होता है इसका ना। हो गया, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्या होता है ये।